आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और उनका ब्रांड इतना ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में भी अब्रॉड में भी कि लोग सभी उनके बारे में बहुत डिटेल में जानते हैं, उस ब्रांड के बारे में जानते हैं। चलिए बताता हूं कौन से ब्रांड की बात कर रहा हूं। ये जापान का बहुत ही फेमस ब्रांड होंडा। होंडा के जो ऑनर हैं शिशिरो होंडा, वो इतने स्ट्रगल की ज़िंदगी उस आदमी ने जी है। ना तो उसका एजुकेशन प्रॉपर है, ना ही उसने जीवन में कुछ ऐसा सपोर्ट मिला फैमिली का कि वो आगे बढ़ सके, मगर फिर भी पूरी तरह से अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से इन्होंने आज इस ब्रांड को इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया है। विश्व भर में यदि 4 व्हीलर का नाम लें तो 8वें नंबर पे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ब्रांड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड, और यदि 2 व्हीलर सेगमेंट में बोलें तो लीड कर रहा है वर्ल्ड। हमारे यहाँ भी एक्टिवा वगैरह इतना ज़्यादा चलता है कि आप लोग समझ रहे होंगे होंडा का पॉपुलैरिटी कितनी है भारत में भी। चलिए मैं थोड़ा ब्रीफ में इनके बारे में बताता हूँ, इनके स्ट्रगल के बारे में बताता हूँ आपको। इनका स्ट्रगल, जापान में जन्म हुआ, एक छोटे से शहर जापान के। पिता लोहार थे, घर में छोटे छोटे लोहार के काम किया करते थे और बाद में इन्होंने साइकिल का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। पैसा नहीं था इनके पास ज़्यादा, तो पुरानी साइकिल खरीदते थे, उसको रिपेयर करते थे और बेच देते थे सर्टेन अमाउंट पर प्रॉफिट लेकर के। इनके बेटे ने भी इन्हीं के बिजनेस में सपोर्ट करने का डिसाइड किया, कहा कि हम दोनों बाप बेटे मिल करके इस बिजनेस को चलाएंगे। एक उम्र हो गई, इनको पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन नहीं लगता था, स्कूलिंग प्रॉपर नहीं की इन्होंने। 15 साल की उम्र में इन्होंने एक वैकेंसी देखी। वैकेंसी एक ऐसी कंपनी में थी जो स्पोर्ट्स कार बनाती थी। उन्होंने अप्लाई किया वहाँ पर हेल्पर की नौकरी के लिए, वहाँ मैकेनिक की नौकरी के लिए। उनका सिलेक्शन भी हुआ। जब वहाँ पहुँचे तो उनके मालिक ने देखा कि इनकी उम्र तो बहुत कम है, इतने कम उम्र वाले को मैं मैकेनिक नहीं बना सकता। उनको वहाँ साफ़ सफाई के काम में लगा दिया। एक लंबे समय तक वहाँ साफ़ सफाई करते रहे। एक बार उनको मौका मिला ऑनर से बात करने का। उन्होंने कहा आप मुझे मैकेनिक का काम सिखाएं, मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ। उसके ऑनर ने इनके अंदर की जो इच्छा देखी, उसने एक ऐसे डिपार्टमेंट उनको शिफ्ट कर दिया जहाँ स्पोर्ट्स कार रेडी हो रही थी कमिंग सेशन में, जो स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला था उसके लिए। इन्होंने स्पोर्ट्स कार में एज ए मैकेनिक काम किया और जिस कार पे वो काम कर रहे थे वो कार विनर रही, उस रेस को जीत गई। 17 साल की उम्र में इनका नाम हो गया था। नाम इसलिए हो गया था क्योंकि उसके मैकेनिक यही थे उस स्पोर्ट्स कार के। आप अगर स्पोर्ट्स कार में इंटरेस्ट रखते हो तो समझते होंगे मैकेनिक की क्या भूमिका होती है किसी कार को चलाने में। तो उसके बाद उस कंपनी ने इनके ग्रोथ को देखते हुए, इनके लगन को देखते हुए, इनकी क्वालिटी को देखते हुए पूरे एक ब्रांच दे दिया। कहा इस ब्रांच को पूरा हेड करो, ब्रांच को कंट्रोल करो। 21 साल तक इन्होंने उसी कंपनी से जुड़े रहे और फाइनली इन्होंने डिसाइड किया नहीं, अब किसी के अंदर रह के काम नहीं करूंगा, खुद का अपना काम शुरू करूंगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और उतर आए पिस्टन इंडस्ट्री में। गाड़ी के अंदर पिस्टन जो लगता है उसको बनाना शुरू किया, बनाया भी और बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला। टोयोटा ने इनको सबसे पहला ऑर्डर दिया। कहीं ये जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया और इनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, इतनी तेज चोट लगी कि महीनों हॉस्पिटलाइज रहे। और जब वो सप्लाई देने के लिए पहुंचे, सप्लाई देने लगे, तो टोयोटा ने बताया कि आपकी क्वालिटी जो है अप टू द मार्क नहीं है, हम आपके पिस्टन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं लेंगे। सारा पैसा झोंक चुके थे इस बिजनेस में, बीमार हो गए थे, इसकी वजह से बहुत तरह की दिक्कत शुरू हो गई थी इनके साथ। मगर इनको अब समझ नहीं आया अब करें तो करें क्या, अब जाएं तो जाएं कहाँ। पैसा बचा नहीं, पिस्टन फेल हो चुका है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था वो खत्म हो गया है, उसने मना कर दिया लेने से। ऐसी स्थिति में जब ये पहुंच गए तो इन्होंने हार तो नहीं मानी, मगर जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है आदमी घबरा तो थोड़ा जाता ही है, ये भी घबराए। मगर इन्होंने सोचा कि क्वालिटी पे काम किया जाए। इसके लिए इन्होंने दूसरे देशों में जाकर के इन्होंने ट्रेनिंग ली कि कैसे बनता है पिस्टन, कैसे बनता है अप टू द क्लास पिस्टन, बेस्ट क्वालिटी पिस्टन कैसे बनता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चाहिए होता है पिस्टन बनाने के लिए कि मुझे कॉन्टेक्ट्स मिले, मैं अच्छा कर पाऊँ। इसके लिए इन्होंने काम शुरू किया। ये सीख करके आए, दोबारा इन्होंने फैक्ट्री में पैसा लगाया, इन्होंने फिर से काम शुरू किया। वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया और इनकी कंपनी उस वर्ल्ड वार में, जापान के रहने वाले थे, जापान में इनकी फैक्ट्री थी, इनकी कंपनी में आग लग गई और बहुत भयंकर नुकसान हुआ इनकी कंपनी को, सब कुछ खत्म हो गया। फाइनली ये नौबत आ गई, कंपनी में जो सामान बचा, जो कल पुर्जे बचे थे, लोहे का सामान बचा था, उसको बेच करके इन्होंने अपनी जिंदगी काटनी शुरू कर दी। जापान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। आप लोगों को पता ही होगा जब हिरोशिमा नागासाकी में जब बम विस्फोट किया गया था, उसके बाद की स्थिति क्या हो गई थी उस देश की।
उसके बाद वहाँ की इकोनॉमी इतनी डाउनवर्ड आ गई कि लोग मजबूर हो गए बहुत कम रिसोर्सेज में जीने के लिए। गाड़ियाँ एक तरह से खत्म सी हो गई थी, लोग साइकिल पे उतर आए थे, साइकिल चला करके अपनी ज़िंदगी गुजारा चलाने लगे थे, बहुत पिछड़ गए थे वर्ल्ड से। वैसे में इनको उम्मीद ये की कि साइकिल पे ही फिर से काम किया। पुराना इनका बिजनेस साइकिल का ही था, इनके पिता साइकिल में ही इनका इंटरेस्ट भी था। इन्होंने साइकिल में एक छोटा सा मोटर लगा दिया और साइकिल चलाना आसान हो गया। इतना पॉपुलर हुआ वो ब्रांड, इतना पॉपुलर हुआ वो इनका कॉन्सेप्ट कि लोगों ने वो मोटर लगाना अपना साइकिल में शुरू कर दिया और मोटर वाली साइकिल बन गई। धीरे धीरे उन्होंने उसी को मोटरसाइकिल का नाम दिया। स्कूटी लॉन्च की, स्कूटी उन्होंने अमेरिकन मार्केट में लॉन्च किया और कहा कि ये लेडीज़ के लिए चला पाना बहुत आसान है क्योंकि इसके अंदर गियर वगैरह नहीं है। क्या उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और लॉन्च किया था, उसने कहा था कि मेरी स्कूटी एक हाथ से चला पाने में संभव है, हम चाहें तो इसको एक हाथ से चला सकते हैं। एक बताना चाहते थे कि इतने हॉर्स पावर के साथ भी, इतनी सीसी होने के बावजूद भी मेरी स्कूटी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। शुरू में उन्होंने 50 सीसी की एक स्कूटी लॉन्च की, सक्सेसफुल रहा। उसके बाद 100 सीसी, कंटिन्यूसली उसको ग्रो करते रहे, मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंटर किए। लंबा इतिहास है इनके बारे में। एक सर्टेन टाइम ऐसा आया जब इन्होंने स्कूटी सेगमेंट, मोटरसाइकिल सेगमेंट, होंडा का एक नाम हो गया। भारत में हीरो और होंडा दोनों कोलिब्रेट करके बिजनेस करते थे शुरू में, बाद में अभी कुछ ही साल पहले हीरो और होंडा अलग अलग हुए हैं। होंडा अपना सेगमेंट है, हीरो का अपना सेगमेंट है। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है, मुझे 4 व्हीलर में एंटर करना चाहिए। 8 साल के एक सक्सेसफुल बिजनेस से इन्होंने अपने आप दिखा दिया कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस कर सकता हूं, मैं हार मारने वाला बंदा नहीं हूं। और इन्होंने 4 व्हीलर में एंटर किया, होंडा की कार्स लॉन्च की। शुरू में इन्होंने अपने कार्स को भी रेसिंग के लिए उतारा और इनकी कार विनर रही। कई रेस इनकी कार ने जीती और इनका नाम वर्ल्ड वाइड हो गया। डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू किया। बिजनेस इतना बढ़ा दिया इन्होंने कि लोग होंडा को अपना कंपटीटर मानने लगे, होंडा को सम्मान से देखने लगे। पिस्टन इनका बहुत अच्छी क्वालिटी का होने लगा। इन्होंने पिस्टन का काम बंद नहीं किया और इनको फाइनली टोयोटा से पिस्टन का ऑर्डर फिर से मिला और टोयोटा ने इनके पिस्टन को माना कि अब इसकी क्वालिटी वर्ल्ड में बेस्ट है। होंडा का पिस्टन से अच्छा पिस्टन किसी कंपनी का नहीं होता और इनको कॉन्ट्रैक्ट लगातार रिन्यू होता रहा। पिस्टन का बिजनेस अलग चल रहा था, 2 व्हीलर का बिजनेस अलग चल रहा था, 4 व्हीलर में अच्छा एंटर कर चुके थे। ये है स्ट्रगल, ये है लाइफ। अगर इस होंडा ने मान लिया होता कि नहीं, मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई है, मेरा पैसा खत्म हो गया, पिस्टन इंडस्ट्री में उतर जाने के बाद मैं बर्बाद हो गया हूं, तो वापस से उसी जगह चला जाता हूं जहां से शुरू किया था, तो हो सकता है आज हम उनके बारे में जानते भी नहीं, हम उनका नाम क्या लेते, वो गुमनाम हो गए होते। मगर नहीं, सिर्फ हार ना मानना, लगे रहना, पीछे नहीं हटना, इतना सा ही तो करना है हमें जीवन में। यदि इतना ही कर लें और होंडा से इतना ही सीख लें तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कई बार बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ा है, यदि आप बहुत बड़ा करने का सोच रहे होते हैं, आपका ड्रीम बहुत बड़ी होती है, आपके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट करता है, चेक करता है। जहां आप जाना चाहते हैं वहां यदि आप पहुंच गए, वहां पहुंच जाते हैं, तो क्या आप वहां पर रुक पाएंगे? वहां ठहरने की आपके अंदर औकात है भी कि नहीं? आपको एक बार टेस्ट करता है वो, अब बार बार आपको इतने मुश्किल वाले दौर से गुजरना पड़ता है कि आपको अगर उन मुकाम को पा लेते हैं, उन दौर को आप क्रॉस कर जाते हैं, आप प्रूव कर देते हैं यूनिवर्स को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को कि हाँ देखो, तुमने मुझे ये तकलीफ दी, तुमने मुझे यहां प्रॉब्लम दिया, तुमने मुझे इस तरह की समस्याएं दी, मगर देखो मैं पीछे नहीं हटा, हार नहीं माना, लगातार मैं चलता चला गया, मैं पीछे नहीं मुड़ के देखा। मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि यह हो नहीं सकता। मैंने माना समय लगेगा, सीखना पड़ेगा, हो सकता है सीखना पड़ रहा हो अभी भी, मगर पीछे नहीं मुड़ूंगा, रुकूंगा नहीं, बढ़ता चला जाऊंगा। समस्याएं अगर आ रही हैं तो उसका स्वागत कीजिए और उससे 2-4 होने की तैयारी कीजिए और ड्रीम से पीछे मत हटिए। जो ख्वाब बना लिया है उसको तो पूरा करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उन्होंने अगर मान के चल रहे हैं कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है और उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी है अगर अरावली पर्वत पे कि मैं इस पे चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे एवरेस्ट तक पहुंच जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। अरावली डिफरेंट पर्वत है और एवरेस्ट दूसरा पर्वत है, उसके लिए एक नियम है, कहीं वहीं से चढ़ा जा सकता है, कहीं और से अगर चढ़ने जाएंगे, बेस कैंप पे नहीं जाएंगे, वहां से नहीं चढ़ेंगे, एवरेस्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। अरावली की तरफ चढ़ेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे एवरेस्ट पे, हाँ उस पर चढ़ेंगे तो उसके पीक पे पहुंचेंगे, वहां तक जा पाएंगे जहां उसकी लिमिटेशंस हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। मगर यदि आपको पता ही नहीं है जाना कैसे है, इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, मेंटर की जरूरत पड़ती है। तो आपको मेंटर ढूंढना चाहिए, गुरु ढूंढना चाहिए जो आपको बताए तो कि यहां से शुरुआत करो, ऐसे शुरुआत करो।
बहुत सारे लोग हैं जो आपको मेंटर बनने के लिए तैयार हैं, और आप जरूरी नहीं है किसी के जा करके किसी के चरणों में बैठ के ही उसको मेंटर और अपना गुरु माना जाए। आप उसके वीडियोस देख करके भी, उसकी बुक्स पढ़ के भी, उसके सेमिनार्स अटेंड करके भी उससे सीख सकते हैं, जान सकते हैं क्या तरीके हैं, कैसे बनते हैं सक्सेसफुल, कैसे बनते हैं अमीर, कैसे नहीं मानते हैं हार, कुछ भी हो जाए पीछे हटते नहीं हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। एग्जाम्पल्स देने पे आऊँगा, लगातार मैं बायोग्राफी सीरीज चला रहा हूँ, लगातार बायोग्राफी, कोशिश मेरी ऐसी है ऐसे ऐसे लोगों की बायोग्राफी बनाऊं जो थोड़े से अनजान है, जिनका नाम, जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो बहुत कॉमन बायोग्राफीज है उन पे मैं आजकल जानबूझ के उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं उनको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा। मैं नहीं मान रहा कि उनका अहमियत नहीं है, उनकी भी अहमियत है, और उनके बारे में हम सब जानते हैं, उनके बारे में हम सबको पता है, इसलिए मैं उन लोगों को थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे ऐसे बायोग्राफीज ढूंढ रहा हूँ जो कि यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, और लगातार बायोग्राफी सीरीज चला रहा हूँ। फॉरवर्ड करके देखिएगा वीडियोस को। पिछले लगभग 2 महीने 2.5 महीने से लगातार बायोग्राफी सीरीज ही आ रही है, और मैं थोड़ा सा और कोई 2-3 वीडियो और बायोग्राफी पे और बनाऊंगा। उसके बाद फिर अपना पुराना ट्रेंड स्टोरी टेलिंग पे आ जाऊंगा, स्टोरी टेलिंग करूंगा। उससे जो मुझे लगेगा इसमें जो चीज़ें आपको बताई जानी चाहिए वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मगर मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, लक्ष्य बना लिया है, ड्रीम देख लिया है, चाह लिया है कि कर देना है, तो पीछे मत हटिएगा। मगर यह पता होना चाहिए जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता उसी मंजिल तक जाती है। यदि वो रास्ता उस मंजिल तक नहीं जाती, वो रास्ता उस मंजिल तक नहीं पहुंचाता, तो बेकार है उस रास्ते पर चलना, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये जरूर देख लीजिएगा वो रास्ता जाता कहां पर है। चलिए, उम्मीद करता हूं